Yes, good morning, students. I welcome you all to the third lecture of Goods and Service Tax. तो जो जीएसटी हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले अभी तक दो लेक्चर्स हमारे हो चुके थे। दो लेक्चर्स में हमने जीएसटी का पूरा बेसिक्स जो है उसको समझने की कोशिश की थी, लाइक इन एंड आउट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कैसे आया, कैसे उसकी शुरुआत हुई थी, इंडिया ने कब उसकी शुरुआत की, वर्ल्ड ने कब उसकी शुरुआत की। ये सारी बातें, ये सारा डिस्कशन जो है वो हमने हमारे प्रिसीडिंग टू लेक्चर्स में देखा था। करेक्ट। एक आगे बढ़ने से पहले वही चीज़ को अगर मैं रिकॉल करवाऊँ आपसे, तो देखिए जीएसटी आया था 1 जुलाई 17 को, वन नेशन वन टैक्स के तौर पे। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट, उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फ़र्क हमने देखा था। फिर जीएसटी में देखा था कि ये 17 अलग अलग कानूनों को ख़त्म करके बना था। सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 कानून और स्टेट के 9 अलग अलग कानूनों को ख़त्म करके 17 डिफरेंट लॉज को अबॉलिश करके सबस्यूम करके जीएसटी एक सिंगल लॉ बना था। फिर जीएसटी की शुरुआत इंडिया में 17 साल पहले, दैट इज 17 जुलाई 2000 को हुई थी। और वर्ल्ड में फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी इन द ईयर 1954। अब बेसिक जो प्रॉब्लम था इंडिया में जीएसटी को आने को 17 साल क्यों लगे थे, उसकी वजह था आर्टिकल 246 की तीनों लिस्ट शेड्यूल 7 में जो दी गई थी आर्टिकल 246 में। तो वो 3 लिस्ट में हमने देखा था कि पावर सेंट्रल और स्टेट में बटे हुए थे। तो जहां गुड्स पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर एंट्री 54 में स्टेट को मिला था, वहीं सर्विसेज पे टैक्स करना है या मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला हुआ था अंडर द यूनियन लिस्ट। तो इसको चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया था, जिसमें पावर टू लेवी जीएसटी, गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंटर और स्टेट को कंबाइंडली दिया गया था। अब फिर मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स के प्रिंसिपल्स, दो प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, एक ओरिजिन और एक डेस्टिनेशन। इंडिया जो है बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल फॉलो करता है। फिर लास्टली जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो था मोस्टली कि जीएसटी जो कानून है उसमें कितने प्रकार के लॉज हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जो जीएसटी का थंब रूल है कि कोई भी नेशन जो है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कोई भी गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट हमेशा मिल बांट के पैसा खाएगी इन द सेंस दो टैक्स के पैसे दो गवर्नमेंट को जाएंगे। करेक्ट। तो उसमें एक आधा हिस्सा हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा और आधा हिस्सा जो उसमें सेकेंड पार्टी इन्वॉल्व थी उसको रहेगा। तो उसको लेके हमने देखे थे अलग अलग कानून थे, लाइक सेंट्रल जो अपना पैसा लेती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिना किसी कानून के आप ये कलेक्ट नहीं कर सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट करती थी वो कलेक्ट करती थी अंडर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। वैसे ही जो हर स्टेट है, वो स्टेट जो अपना टैक्स का पैसा कलेक्ट करता है वो कलेक्ट करता है अंडर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। ठीक उसी प्रकार से आज जब आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता था वो था इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जब यूनियन टेरिटरी आपस में टैक्स कलेक्ट करती थी उसको हम बोलते थे यूटीजीएसटी एक्ट 2017। फिर पोस्ट आर्टिकल 370 जो 5 अगस्त 2019 को चेंज हुआ था, उसमें अभी कंट्री का स्ट्रक्चर क्या है, तो वी नो दैट एट एज ऑफ नाउ वी हैव 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज। वो 9 यूटीज में बाइफर्केशन, ये सब हमने प्रीवियस प्रीसीडिंग क्लासेज में आपको बताया था। अब जो आखिरी क्लास थी वो मैंने कुछ इस बात पे एंड की थी कि आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना रही है तो व्हाई इट इज क्रिएटिंग सो मेनी डिफरेंट लॉज। आईजीएसटी बनाया, सीजीएसटी बनाया, फिर यूटीजीएसटी बनाया, क्या एक ही कानून से काम नहीं चल सकता था क्या? तो ये मैंने आपको कुछ सोचने के लिए बोला था कि क्या सिंगल कानून से काम चल सकता था कि नहीं चल सकता था। तो बिल्कुल उसका जवाब था हाँ, कि सिंगल कानून से भी काम चल सकता था। फॉर इंस्टेंस आज अगर एक सिंगल जीएसटी होता, हमने जो आईजीएसटी का बात किया, अगर एक सिंगल आईजीएसटी ही होता तो सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। हर ट्रांजैक्शन पे हर व्यक्ति सिर्फ आईजीएसटी का ही पैसा गवर्नमेंट को पे करता, और जब आप आईजीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को पे करते तो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसा अपने पास रखता और बचा हुआ आधा पैसा जहां पे वो गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं या सर्विसेज कंज्यूम हो रही है उस स्टेट को दे देता। तो सवाल है यही मॉडल को अडॉप्ट क्यों नहीं कर दिया गया कि सिर्फ एक आईजीएसटी एक्ट होता तो हमारा प्रिंसिपल भी काम कर जाता वन नेशन वन टैक्स का। तो व्हाई वी डिडंट हैड ओनली सिंगल आईजीएसटी, एक सिंगल ही आईजीएसटी क्यों नहीं रहा? तो जब एक सिंगल आईजीएसटी की हम बात करते हैं तो आज कर सकते थे, बिल्कुल वो मॉडल अडॉप्ट किया जा सकता था, लेकिन इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के ये मॉडल अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि इसके लिए कौन तैयार नहीं थे? स्टेट्स तैयार नहीं थे। आज सोचिए जो भी ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट हो रहा है, आज विद इन द स्टेट होने वाले ट्रांजैक्शन पे कौन सा टैक्स लगता है? इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी और वो कंसर्न स्टेट का एसजीएसटी। और उसके पैसे कहां जाते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने छत्तीसगढ़ में ही कुछ सप्लाई किया, करेक्ट,
दैट इज द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में। तो उसमें जो डीलर है वो कौन सा टैक्स चार्ज करेगा, एक सीजीएसटी चार्ज करेगा, एक एसजीएसटी, मतलब छत्तीसगढ़ का एसजीएसटी चार्ज करेगा। अब ये पैसे किसको जाएंगे, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा सीजीएसटी वाला, और जो आधा पैसा है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अब अगर इसकी जगह आईजीएसटी हो जाता तो वो क्या होता, वो पूरा का पूरा पैसा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को चल जाता, और फिर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाने पड़ सकते थे। और ये स्थिति किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की आ सकती है, क्योंकि सारा पैसा सेंट्रल के पास जाता और फिर सेंट्रल से वो पैसा स्टेट को मिलता। तो स्टेट गवर्नमेंट्स इन चीजों के लिए तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे, उसके पीछे कारण क्या था, वेरी ऑब्वियस रीजंस की आज जरूरी नहीं है हर जगह सेम टाइप की गवर्नमेंट हो। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं, आज सेंटर पे बीजेपी गवर्नमेंट है, तो छत्तीसगढ़ में वी हैव कांग्रेस गवर्नमेंट। तो आज गवर्नमेंट में कंसेंसस ना हो, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार नहीं थी। वैसे ही इंडिया में ऑल ओवर स्टेट्स में हर स्टेट्स का यही कहानी था। तो इसलिए आज स्टेट्स ने बोला नहीं भैया, जितना पैसा हमारे तक आ रहा है डायरेक्टली वो तो हमारे तक ही आन दो। वो आने का तरीका क्या था, वो आने का तरीका फिर एक ही था कि भैया हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएं। तो इसलिए वी हैव टू डिफरेंट एक्ट, सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट, इसलिए हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट अलग अलग बनाए, वरना एक आईजीएसटी एक्ट से ही काम हो सकता था। तो अच्छा, जब सीजीएसटी और एसजीएसटी से काम चल रहा था तो फिर आईजीएसटी क्यों बनाया, उसको बिना बनाए काम चलते थे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, बिना आईजीएसटी एक्ट के भी काम हो सकता था, लेकिन फिर भी अब गवर्नमेंट ने आईजीएसटी बनाया। क्यों, क्योंकि वो डीलर की सहूलियत के लिए। याद करिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आईजीएसटी एक्ट नहीं होता तो मैंने यहां से अगर ओडिशा सामान बेचा, मैंने यहां से दिल्ली सामान बेचा, मैंने यहां से जम्मू कश्मीर सामान बेचा, पूरे इंडिया में कहीं भी सामान बेचूंगा तो कंज्यूम तो वहां हो रहे, तो मुझे वहां जाके टैक्स देना पड़ता, तो मैं वो टैक्स कैसे देता। तो इसलिए डीलर्स की सहूलियत के लिए आईजीएसटी सिर्फ एक मजबूरी का नाम था, तो इसलिए आईजीएसटी एक्ट बनाया, तो ये जरूरी था। फिर अब यूटीजीएसटी एक्ट क्यों बनाया, वाई वॉज यूटीजीएसटी एक्ट 2017 क्रिएटेड, तो इसका तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है। तो अब यूटीजीएसटी एक्ट बनाने की क्या जरूरत थी, तो अगेन इसमें भी आप यही चीज सोच सकते हैं कि आज मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ, मान लीजिए 1 लाख का सामान कुछ मैंने सप्लाई किया, उस पर 18% जीएसटी के हिसाब से 18,000 हुआ। अब जब 18,000 रुपए जीएसटी का हुआ, तो जो जीएसटी का थंब रूल है हमेशा 2 लोग मिल बांट के पैसा खाएंगे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अब 18,000 जब यूटीजीएसटी, मतलब मान लीजिए ये यूटीज हमने डिस्कस किए थे, तो मान लो अंडमान निकोबार में ही कोई गुड्स जो है, वहां का कोई दुकानदार है, वो वहां के किसी व्यक्ति को कुछ सामान बेच रहा है, तो 1 लाख का सामान बेचा, उस पर 18,000 रुपए जीएसटी आया। अब वो जीएसटी जाके गवर्नमेंट को पे कर रहा है वहां का दुकानदार। जब वो 18,000 रुपए जब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट उन पैसों का क्या करे, मिल बांट के खाना। तो अब 18,000 पहले तो वो अपने बड़े गुल्लक में डाल रही थी, अब जैसे ही वो 18,000 का आधा हिस्सा, मान लो चलो 9,000 तो सेंट्रल का ही बनता है, वो अपने बड़े गुल्लक में डाला, अब बचे हुए 9,000 का क्या करें। अब बचे हुए 9,000 स्टेट का रहता तो हम उस स्टेट को दे देते, पर अब अंडमान निकोबार तो कोई स्टेट है नहीं, वो तो यूनियन की ही टेरिटरी है, तो वो पैसा भी किसने ले लिया, यूनियन गवर्नमेंट ने छीन लिया। अब जब वो पैसा यूनियन गवर्नमेंट ने छीन लिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने छीन लिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भैया ये पैसा मैं अपने पास रखता हूं। अब सोचिए वो 6 के 6 यूटी जो एक साथ बैठे हुए थे साइड में, वो सब डरे हुए। अब वो सोच रहे हैं कि भैया हमारा पैसा यूनियन गवर्नमेंट ने ले लिया, अब कल को हमें जब पैसों की जरूरत पड़ेगी हम क्या करेंगे। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है भैया हम है ना, अब हम आपको देख लेंगे। पर अगर सोचिए ये 18,000 रुपए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बड़े गुल्लक में डाल देती, तो उसका इफेक्ट क्या होता। वो बड़े गुल्लक का पैसा कहां इस्तेमाल होता है, वो बड़े गुल्लक के पैसों से सड़कें बनती हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है कंट्री में, तो उन सब चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। अब उसी में अंडमान निकोबार वाला बीच में जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है भैया मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, थोड़े पैसों की जरूरत है, अपने यूटी का डेवलपमेंट करना है। तो सवाल है उसका पैसा कितना था, वाकई उसने उतना पैसा दिया था कि नहीं दिया था, हाउ विल सेंट्रल गवर्नमेंट नो। तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को यूं मान लो एक यूटी से प्यार था, एक यूटी से उतना लगाव नहीं था, मान लो लक्षद्वीप से लगाव था और अंडमान निकोबार से लगाव नहीं था, तो क्या होता अगर ऐसी सिचुएशन होती। तो जब सारा पैसा एक ही गुल्लक में डल जाता, तो अब लक्षद्वीप वाला पैसा मांगने आता, उसने गवर्नमेंट को पे तो कुछ नहीं किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने गुल्लक से निकाल के लक्षद्वीप वाले को पैसा दे देती। लेकिन अंडमान निकोबार वाला जब पैसा मांगने आता, तो उसको क्योंकि उतना लगाव है नहीं गवर्नमेंट को उस यूटी से, तो वो पैसा देने से मना कर देती फॉर इंस्टेंस। तो मुसीबतें तो हो सकती थी ना। तो इसलिए यूटीज वालों ने क्या किया, बोला कि ठीक है भैया हम मानते हैं कि हमारी ऐसी कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है, हम यूनियन की ही टेरिटरी हैं, लेकिन हमारा जो थंब रूल है उसको तो मत तोड़ो। तो उन्होंने अपना ही
एक छोटा सा गुल्लक ले जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया कि भैया हम जानते हैं हम उतने समझदार नहीं है, आप ही हमें देख रेख करते हैं हमारी, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि भैया ये जो 18,000 रुपए आया उसमें 9,000 तो आपने पहले ही अपने बड़े गुल्लक में डाल दिया क्योंकि आधा हिस्सा आपका था, जो बचा हुआ 9,000 है ना ये हमारे वाले छोटे गुल्लक में डाल दो। अब सवाल है ये जो छोटा गुल्लक है सब यूनियन टेरिटरी का एक छोटा गुल्लक होगा कि इंडिपेंडेंटली सबका एक एक गुल्लक होगा? तो ऑब्वियसली सबने अपना एक एक गुल्लक दिया। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार, मैं ये भी तो जानना चाहता हूं ना किस यूनियन टेरिटरी से कितना पैसा आ रहा है। तो आज अंडमान निकोबार का एक गुल्लक होगा, दमन दीव का एक गुल्लक होगा, दादरा नगर हवेली का एक होगा, लक्षद्वीप चंडीगढ़ लद्दाख का सोन एक गुल्लक होगा। तो वो जो आधा पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसी में डालेगी। तो आज यूटीजीएसटी एक्ट में क्यों बना गया? क्योंकि आज गवर्नमेंट को यूटीजीएसटी एक्ट भी तो कलेक्ट करना है। तो बिना कानून के सीजीएसटी एक्ट में अगर वो पैसा कलेक्ट करते तो वो तो बड़े गुल्लक का पैसा हो जाता, लेकिन यूटीजीएसटी एक्ट में जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा आधा पैसा वो तो उस रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी के गुल्लक में जाता है। इसलिए देयर अराइजेस अ नीड फॉर दिस डिफरेंट जीएसटी एक्ट एंड दैट्स हाउ वी हैव एज मेनी एज 34 गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कंट्री, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इन द कंट्री। तो आज इतने अलग अलग जीएसटी एक्ट बनने के पीछे कारण क्या थे? ये कारण अब सभी हमारे लिए एकदम क्लियर हो चुके हैं। यानी टोटल आज जीएसटी एक्ट कितने हैं कंट्री में? टोटल 34 जीएसटी एक्ट है। वी हैव 34 डिफरेंट काइंड ऑफ जीएसटी एक्ट, क्योंकि 34 अलग अलग प्रकार के टैक्स मैं कलेक्ट कर सकता हूं, तो उसके लिए वी हैव 34 डिफरेंट जीएसटी एक्ट्स इन द कंट्री। यस, तो ये एक बेसिक हमने जीएसटी के बारे में पूरा अभी तक समझा कि कितने अलग अलग टैक्स की जो जरूरत है वो क्यों होती है। यस, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज पुराना जो कानून होता था और नए कानून है उनमें बेसिक फर्क क्या है? तो आज पुराने लॉज में आप हर जगह देखते हैं कि हर वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज अलग अलग होती थी, लेकिन जीएसटी में वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज अलग है। करेक्ट, लाइक पुराने कानूनों में मैन्युफैक्चर एक्साइज किसी अलग चीज पे लगता था, सर्विस टैक्स किसी और चीज पे लगता था, वैट किसी और चीज पे लगता था, सीएसटी किसी और चीज पे लगता था, लेकिन अब जीएसटी जो है वो किसी और चीज पे लगता है। तो अल्टीमेटली जब हम उनके ट्रांजैक्शन, आज कौन से ट्रांजैक्शन पे कौन से तरीके का टैक्स लगता है इसको अगर हमें समझना है तो उसके लिए आज ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, दैट इज व्हाट आर द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की जब हम बात करते हैं तो जीएसटी में बेसिकली दो ही प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं। इफ यू टॉक ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, विल हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ये हम क्यों समझ रहे हैं, इस टॉपिक को समझिए ताकि ये पता रहे कि कौन से ट्रांजैक्शन पे मैं कौन सा टैक्स लगाऊं, क्योंकि इतने सारे एक्ट हैं जीएसटी में, तो कौन से ट्रांजैक्शन पे कौन सा टैक्स लगेगा, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, वो चीज समझना है। तो आज विल हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। एक होता है इंट्रा स्टेट और एक है इंटरस्टेट। तो एक है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है और एक होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जैसे आप स्कूल लेवल पे भी कई बार देखते थे कि भैया आप जब कॉम्पिटिशन्स करते थे तो जब आपस में ही करते थे तो वो इंट्रा स्कूल रहता था, लेकिन फिर एक स्कूल जब दूसरे स्कूल से करता था तो वो इंटर स्कूल बन जाता था। तो ठीक उसी प्रकार से आज ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन भी ठीक उसी प्रकार से किया गया है। जब मैं विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन करता हूं तो उसको मैं बोलता हूं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, और जब एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट से ट्रांजैक्शन करता है तो उसे बोला जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो ये दो प्रकार के ट्रांजैक्शन जो है वही जीएसटी में भी होते हैं। यानी इन जीएसटी यू विल फाइंड दिस टू वेराइटीज ऑफ ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। अब इन ट्रांजैक्शन पे टैक्स कौन सा लगता है इसको समझते हैं। तो अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो मुझे पता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब समझिए छत्तीसगढ़ वाला छत्तीसगढ़ वाले को ही कुछ सप्लाई कर रहा है, तो जब छत्तीसगढ़ वाला छत्तीसगढ़ वाले को कुछ देगा तो वो उससे कौन सा टैक्स लेगा। तो हमें पता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जो है उसमें दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक तो जो टैक्स है वो रहेगा सीजीएसटी, यानी इंट्रा स्टेट में एक टैक्स जो है वो रहेगा सीजीएसटी, और दूसरा टैक्स कौन सा रहेगा, जैसे छत्तीसगढ़ वाले ने छत्तीसगढ़ वाले को किसी को सप्लाई किया तो वो उससे कौन सा टैक्स लेगा, एक तो वो उससे सीजीएसटी लेगा और दूसरा वो उससे छत्तीसगढ़ का एसजीएसटी लेगा।
दैट इज वी हैव एसजीएसटी। तो कोई भी इंट्रा स्टेट जब सप्लाई होता है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है उस पे सीजीएसटी टैक्स कलेक्ट किया जाता है और एसजीएसटी टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अब जरा ये बताइए कि सीजीएसटी का पैसा किसको जाता होगा? Who would receive the amount of tax collected in the name of CGST? तो ऑब्वियसली वो पैसा किसको जाएगा? वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक उसी प्रकार से एसजीएसटी का पैसा किसको जाएगा? तो वो स्टेट गवर्नमेंट को जिसने वो टैक्स कलेक्ट किया, यानी जिसका एसजीएसटी लॉ अप्लाई करके आपने वो टैक्स कलेक्ट किया। यस, तो आज इस पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? इस पे जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो होगा सीजीएसटी एक्ट 2017। कोई कानून होगा तभी तो वो आप टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। और एसजीएसटी है तो इस पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? इस पे उस रेस्पेक्टिव स्टेट का एसजीएसटी एक्ट लगेगा, यानी विल हैव एसजीएसटी एक्ट ऑफ दैट रेस्पेक्टिव स्टेट। मोस्टली 2017 में ही सबके पास हुए, तो विल हैव एसजीएसटी एक्ट 2017। तो सीजीएसटी का पैसा किसको गया? पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और एसजीएसटी का पैसा किसको गया? इट वेंट टू रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से जब भी कोई ट्रांजैक्शन है, अगर वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का पैसा ये दो लोगों को जाता है। आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आधा पैसा वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अब ये जो सीजीएसटी एक्ट है इसमें ओवरऑल सेक्शंस कितने हैं? अगर सेक्शंस की बात करें, थोड़ा लॉजिकली अब समझने की कोशिश करते हैं। सीजीएसटी एक्ट जो है उसमें हाउ मच सेक्शंस आर देयर, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। तो जैसे मैंने बताया कि आज हम जितनी चीजें पढ़ते हैं, लाइक इंस्टेंस वी स्टडी कंपनीज एक्ट, वी स्टडी इनकम टैक्स एक्ट, उसमें पता है टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने सारे होते हैं। तो सीजीएसटी एक्ट जो है 2017, इसमें कितने सेक्शंस हैं? तो इसमें वी हैव ओनली 174 सेक्शंस। तो जीएसटी एक्ट में यानी सीजीएसटी एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? जीएसटी एक्ट में 174 सेक्शंस ही हैं सिर्फ। अब आप बोल रहे हैं सिर्फ 174 को सिर्फ बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल मैं तो सिर्फ ही बोलूंगा, सिर्फ 174 सेक्शन। क्यों 174 सेक्शन? इनकम टैक्स में कितने होते हैं? 298। कंपनीज एक्ट में कितने होते हैं? 470। मतलब आप समझिए, बाकी कंपेयर टू अदर एक्ट्स इसमें तो कंपैरेटिवली बहुत कम सेक्शंस है और बड़े आसान से सेक्शंस है। इसलिए सीजीएसटी एक्ट विल हैव ओनली 174 सेक्शंस। अब ठीक उसी प्रकार से एसजीएसटी एक्ट भी बना। अब एसजीएसटी एक्ट मैंने बताया हर स्टेट का अलग अलग है। ऐसे कितने एसजीएसटी एक्ट है? 31 एसजीएसटी एक्ट है। 28 तो स्टेट्स के और 3 यूटी जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, यूटी अपना खुद का ओन लेजिस्लेचर है, उनके भी एसजीएसटी एक्ट है। तो आज उनमें कितने सेक्शंस होंगे जरा ये सोचिए, और उनमें जो बातें लिखी गई होंगी सेम होंगी कि अलग होंगी? अब इस पे अगर आप लॉजिकली थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर ये अलग हो जाए यानी एसजीएसटी एक्ट जो है वो अलग बात बोले, लाइक फॉर एग्जांपल सीजीएसटी एक्ट बोलता है कि भैया आपको रिटर्न इस प्रकार से फाइल करना, एसजीएसटी एक्ट अलग बोल दे कि भैया आपको क्वार्टरली फाइल करना, मंथली फाइल करना, ईयरली फाइल करना। हर स्टेट, कोई स्टेट बोलता है मुझे 6 महीने में पैसों की जरूरत है तो बोलता है आप पेमेंट 6 मंथली करना। कुछ स्टेट्स को मंथली जरूरत होगी तो बोलेंगे मंथली पेमेंट करो। कुछ स्टेट्स को क्वार्टरली जरूरत है बोलेंगे क्वार्टरली, और किसी को ईयरली जरूरत है तो बोलेंगे ईयरली। तो जो मुसीबत प्री जीएसटी थी वो तो पोस्ट जीएसटी भी मुसीबत वैसी की वैसी ही रह जाएगी। हाउ डिड वी इंप्रूव्ड आफ्टर जीएसटी? तो यही तो जीएसटी की खासियत थी कि वन नेशन में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर पेमेंट मंथली हो रहा है तो हर जगह मंथली हो, क्वार्टरली हो रहा है तो हर जगह क्वार्टरली हो, रिटर्न फाइलिंग ईयरली हो रहा है तो हर जगह ईयरली हो, फॉर इंस्टेंस। अब अगर स्टेट्स को लिबर्टी दे दिया जाए कि वो जैसा चाहे अपना कानून बना सकते हैं तो ये यूनिफॉर्मिटी तो खत्म हो जाएगी, फिर हर स्टेट्स अपने हिसाब से टैक्स लगाना चालू कर देगा। वही तो नहीं चाहिए था हमें। तो इसलिए आज एसजीएसटी एक्ट भी कैसे है, वो भी हूबहू कॉपी पेस्ट है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना एक सीजीएसटी एक्ट 2017 बनाया जो 1 जुलाई 2017 से आने को तैयार था, और उस एक्ट को मिरर के सामने रख दिया
और जैसे ही मिरर के सामने रखा तो सारे स्टेट्स ने फटाफट फटाफट फोटोकॉपी मशीन चालू की और पूरी जितने भी जीएसटी थे सीजीएसटी की उसकी सारी बातों को कॉपी कर लिया, यानी हु बहू वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, सेंटेंस बाय सेंटेंस, ईच एंड एवरीथिंग इज कॉपी पेस्टेड। तो आज हर स्टेट का जो एसजीएसटी है वो नथिंग बट अ कॉपी पेस्ट ऑफ द सीजीएसटी एक्ट है। तो बताओ इसमें भी कितने सेक्शंस हैं? जब सब चीज कॉपी पेस्ट है तो इसमें सेक्शंस भी तो वही रहेंगे, दैट इज सेक्शन 1 टू सेक्शन 174। तो आज हर स्टेट का जो एसजीएसटी एक्ट है उसमें भी उतने ही 174 सेक्शंस लिखे हुए मिलेंगे। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 1 इज एसजीएसटी एक्ट का सेक्शन 1, सीजीएसटी का सेक्शन 10 इज एसजीएसटी का सेक्शन 10, सीजीएसटी का सेक्शन 50 इज एसजीएसटी का सेक्शन 50। मतलब हु बहू कॉपी पेस्टेड है। तो एटलीस्ट अगर हम एक ही एक्ट पढ़ रहे हैं तो यूं समझिए एक नहीं हम 32 अलग अलग एक्ट पढ़ रहे हैं, वो सारे एक्ट हमारे तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस, ईच एंड एवरीथिंग इज कॉपीड। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस? द ओनली डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट कि जहां सीजीएसटी एक्ट सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है, एसजीएसटी एक्ट वो चीजें रेस्पेक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट की बात करेगा। बस यही फर्क है कि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज होगा, यहां पे रेस्पेक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट वर्ड यूज होता है। अदर देन दैट सारी चीजें कॉमन है। मतलब हम एक एक्ट से 32 एक्ट पढ़ रहे हैं, तो दिखने के लिए ये इतने सारे एक्ट थे, लेकिन आज मैं एक एक्ट तैयार करूं, मेरे को अगर सीजीएसटी एक्ट की नॉलेज है तो यूं समझिए मुझे 32 अलग अलग कानूनों की नॉलेज है, क्योंकि सीजीएसटी के साथ साथ वो 31 एसजीएसटी फ्री में पढ़ रहे हैं हम। यस, तो आज 174 सेक्शंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज इक्वल टू 174 सेक्शंस ऑफ एसजीएसटी एक्ट। तो जब छत्तीसगढ़ वाले को सामान बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो उसमें हमने देखा कौन सा टैक्स लगता है? सीजीएसटी एक लगेगा और दूसरा लगेगा एसजीएसटी। वहीं अंडमान निकोबार वाला अगर अंडमान निकोबार वाले को बेचे तो वो कौन सा टैक्स लेगा? तो ऑब्वियसली अगेन मिल बांट के खाना है, तो एक टैक्स तो सीजीएसटी रहेगा ही रहेगा, तो सीजीएसटी एक्ट लगेगा। पर दूसरा कौन सा लगेगा? अब अंडमान निकोबार पे तो एसजीएसटी एक्ट नहीं लगता, तो उस पे कौन सा एक्ट लगता है? उस पे लगता है यूटीजीएसटी एक्ट। तो इसका मतलब अब वो कौन सा टैक्स चार्ज करेगा सामने वाले से? वो चार्ज करेगा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी अब हमारे पास क्या आ सकता है? अब हमारे पास आ सकता है यूटीजीएसटी। क्या एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कभी लग सकता है एक साथ? पॉसिबल ही नहीं है। या तो कोई स्टेट होता है या यूटी होता है, दोनों थोड़ी होता है, स्टेट भी और यूटी भी। तो जब स्टेट में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो जब मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ में मोबाइल बेच रहा हूं, तो मैं कौन सा टैक्स लूंगा? एक सीजीएसटी लूंगा और एक छत्तीसगढ़ का एसजीएसटी लूंगा। लेकिन वही मोबाइल जब अंडमान निकोबार वाला बेचेगा तो वो क्या करेगा? वो एक तो सीजीएसटी लेगा, मतलब सीजीएसटी एक्ट 2017 तो अप्लाई होगा, लेकिन वो दूसरा कौन सा टैक्स लेगा? वो तो एसजीएसटी ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक्ट ही उस पर अप्लाई नहीं होता। तो वो कौन सा टैक्स लेगा? दूसरा टैक्स जो लेगा वो लेगा यूटीजीएसटी। तो वो जो यूटीजीएसटी लेता है वो कौन से एक्ट में लेता है? मतलब इस पे कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? इस पे अप्लाई होता है यूटीजीएसटी एक्ट 2017। यानी इस पे जो कानून अप्लाई होता है वो कौन सा कानून अप्लाई होता है? यूटीजीएसटी एक्ट 2017। क्योंकि टैक्स का पैसा लेना है तो किसी कानून में लेना पड़ेगा, तो वो कौन से कानून में लेगा? वो लेगा अंडर यूटीजीएसटी एक्ट 2017। अब जरा सोच के बताओ, जब वो यूटीजीएसटी एक्ट 2017 में यूनियन टेरिटरी वाला पैसा ले रहा है, ये पैसा किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट को कि यूनियन टेरिटरी को? ये पैसा है यूनियन टेरिटरी का, लेकिन क्या जाता उसको है? क्या हम पेमेंट उसको कर रहे हैं? क्या यूनियन टेरिटरी की अपनी कोई पहचान ही नहीं है? यूनियन टेरिटरी को तो मैनेज ही कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो ये पैसा भी किसको जाएगा? क्योंकि ये कानून बनाया किसने? सेंट्रल ने बनाया है। तो भैया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है तो ये पैसा भी जाएगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। बट ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बड़े गुल्लक से मिक्स नहीं करती, क्योंकि बड़े गुल्लक में किसका पैसा है? बड़े गुल्लक में सीजीएसटी, जो एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, वो पैसा। तो आज यूटीजीएसटी के नाम पे जो पैसा आ रहा है वो जिस रेस्पेक्टिव यूटी का आया वो उसके गुल्लक में डल जाएगा। तो इट विल बी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि लॉ बनाने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। तो आज इसमें कितने सेक्शंस होंगे? आज क्या यूटीजीएसटी में भी 174 सेक्शंस होंगे? जरा सोच के बताइए। जैसे एसजीएसटी और सीजीएसटी में, वेदर यूटीजीएसटी विल आल्सो हैव 174 सेक्शंस। आज एसजीएसटी में 174 सेक्शंस क्यों बने? क्योंकि कानून बनाने वाले लोग अलग थे ना। सीजीएसटी बना था पार्लियामेंट में, तो वहां 174 सेक्शन है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। एसजीएसटी बना था हर रेस्पेक्टिव स्टेट की लेजिस्लेचर में,
तो जब वहां बना था तो वहां तो लोग अलग हैं, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ असेंबली में बना, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र असेंबली में बना, गुजरात का गुजरात असेंबली में। तो जब लोग अलग हैं इसलिए पूरे कानून बनाने पड़े 174 के 174। लेकिन यूटी जीएसटी कहां पास हुआ? ये भी तो पार्लियामेंट में हुआ। तो अब डू यू थिंक पार्लियामेंट इतना खाली बैठा है, वहां के लोग इतने फ्री बैठे हैं कि वो एक ही चीज को बार बार बोले? सीजीएसटी एक्ट में 1 से 74 सेक्शन लिखा और वही चीज फिर यूटीजीएसटी में भी लिख दे पूरा 174 का 174। ये तो जरूरत ही नहीं है ना। जब कानून बनाने वाली अथॉरिटी ही एक ही है तो वो ऐसा काम डबल डबल क्यों करेगी? तो इसलिए आज यूटीजीएसटी एक्ट जो बना उसमें कितने सेक्शंस हैं? उसमें केवल 26 सेक्शन हैं, यानी इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। वी हैव ओनली 26 सेक्शंस इन यूटीजीएसटी एक्ट। अब इसमें केवल क्या बातें लिखना है जरा ये तो सोचिए। केवल जो स्पेसिफिक टू यूनियन टेरिटरी है वही बात लिखना पड़ा। बाकी चीजें जो कॉमन है, जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो अगर सीजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है तो यूटीजीएसटी एक्ट वापस थोड़ी बताएगा कि भैया रजिस्ट्रेशन कराना है। वो तो बोलेगा भैया सीजीएसटी का जो सेक्शन अप्लाई होता है रजिस्ट्रेशन का, वहां पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट विल मीट सेक्शन 22 ऑफ यूटीजीएसटी। आज रिटर्न फाइल करना है तो सीजीएसटी का जो सेक्शन में रिटर्न फाइल होगा, यूटीजीएसटी बोल देगा भैया हमारे लिए भी वही रिटर्न वही सेक्शन अप्लाई होता है। तो आज जो बातें सिर्फ डिफरेंट है यूनियन टेरिटरी के लिए, लाइक उसको मैनेज करने वाली अथॉरिटी कौन है, जैसे स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, सेंट्रल पे तो आज पूरी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री लगी हुई है, तो यूटी में वो काम किसको हैंड ओवर दे दिया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर को। तो आज सिर्फ जो बातें अलग है यूनिक टू यूटीजीएसटी, केवल वही बातें लिखी गई है 1 से 26 में। बाकी जो चीजें कॉमन है तो एक सेक्शन बनाया जिसमें सिर्फ यही बोला कि भैया आज सीजीएसटी का सेक्शन 1, 4, 8, 9, 12 जो भी रेस्पेक्टिव सेक्शन जो अप्लाई होना है यूटीजीएसटी में, वो सब विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू यूटीजीएसटी एक्ट। उसके लिए अलग से पूरी सारी बातें रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वी हैव ओनली 26 सेक्शंस। तो आज कॉम्बिनेशन क्या होगा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे? तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या तो किसके किसके बीच में हो रहा होगा? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या तो स्टेट का स्टेट से हो रहा होगा, सेम स्टेट, या फिर यूटी का यूटी से हो रहा होगा। पर ये कौन होना? दोनों सेम होना। ये दोनों कौन होना? सेम। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में होना, अंडमान का अंडमान के साथ होना, लक्षद्वीप का लक्षद्वीप के साथ होना, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र के साथ होना। तो जब स्टेट का स्टेट के साथ होगा तो वो कौन सा टैक्स लेंगे? वो टैक्स लेंगे सीजीएसटी और उस स्टेट का एसजीएसटी। और जब यूटी का यूटी से होगा, सेम यूटी की बात कर रहा हूं, जब यूटी का यूटी से होगा तो वो क्या करेंगे? तो वो सीजीएसटी तो लेंगे क्योंकि एक हिस्सा हमेशा सीजीएसटी का जाएगा, पर वो दूसरा कौन सा लेंगे? वो दूसरा लेंगे यूटीजीएसटी। तो एक बात तो पक्की है, कभी भी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी दोनों कभी नहीं लग सकता। या तो एसजीएसटी लगेगा या यूटीजीएसटी लगेगा, दोनों टैक्स कभी नहीं लग सकता, एसजीएसटी भी और यूटीजीएसटी भी। सीजीएसटी एक कॉमन टैक्स रहेगा, करेक्ट। सो दैट इज अबाउट इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन था इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। आप सोचिए इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में कौन सा टैक्स लगता है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में हमें पता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में केवल एक ही टैक्स लगता है, और वो कौन सा है? तो वो है आईजीएसटी। आज जितने भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है उस पे एक सिंगल टैक्स लगता है, और वो सिंगल टैक्स कौन सा है? आईजीएसटी। अब जब आईजीएसटी के नाम पे टैक्स लेना है तो इसका तो फिर अपना खुद का कानून होना ना। तो इसका कौन सा कानून है? तो इसके लिए मैंने बताया, इसके लिए वी हैव आईजीएसटी एक्ट 2017। तो वी हैव आईजीएसटी एक्ट 2017 इन द कंट्री। अच्छा बताओ ये पैसा किसको जाएगा? आईजीएसटी का पैसा। तो इवन आईजीएसटी का पैसा, आईजीएसटी बनाया किसने? ये भी तो पार्लियामेंट ने बनाया, तो इसका पैसा भी किसको जाएगा? इट इज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अब इसमें कितने सेक्शंस? अगेन वेरी सिंपल सी बात है, सोचिए फिर क्या 174 कॉपी करेंगे क्या? कानून बनाने वाले लोग एक ही है ना। पार्लियामेंट ने इससे पहले जीएसटी में ऑलरेडी 2 कानून बना दिए, सीजीएसटी यूटीजीएसटी। तो क्या आईजीएसटी में फिर वही बातें लिखना है 174? ना, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो केवल सोचिए इस एक्ट में क्या लिखा होगा? केवल वही ट्रांजेक्शन तो बता रहे होंगे कि किसको हम इंटरस्टेट बोलते हैं, कब कोई ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट कहलाएगा, उससे जुड़ी हुई बातें होंगी। तो उससे जुड़ी हुई बातें होंगी कितनी?
तो केवल सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 25, दैट्स ऑल व्हाट वी हैव। फिर इसमें भी सेम बात है, अगर रिटर्न फाइल करना है तो जो सीजीएसटी का सेक्शन है वो आईजीएसटी में अप्लाई होगा, अगर रजिस्ट्रेशन कराना जो सीजीएसटी का सेक्शन है वो आईजीएसटी में अप्लाई होगा। तो मतलब जो कॉमन पॉइंट्स हैं उसके लिए अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ओनली 25 सेक्शंस इन द आईजीएसटी एक्ट, पर एक्ट तो बना। तो आज ये 4 अलग अलग कानून तो हैं, सीजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट 2017 एंड आईजीएसटी एक्ट 2017। ये 4 में से 3 कानून जो हैं वो पार्लियामेंट में बने और एसजीएसटी वो हर स्टेट में बना। तो हमारे सिलेबस में तो सीजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, आईजीएसटी रहता है, एसजीएसटी सिलेबस में नहीं है। पर हो भी जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? हम तो सीजीएसटी पढ़ रहे हैं, मतलब आप यूं समझिए आप हर स्टेट का एसजीएसटी भी पढ़ ही रहे हैं साथ में फ्री में। तो इसका मतलब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ जीएसटी इज व्हाट वी आर स्टडिंग। वी आर स्टडिंग एंटायर जीए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यूं सोचिए आईजीएसटी किस में लगता है? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? जब ट्रांजेक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो, तो यानी आज एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट को कुछ गुड्स दे तो आईजीएसटी लग सकता है। तो आज आईजीएसटी किन पे लगता है? एक स्टेट दूसरे स्टेट को कुछ दे ट्रांजैक्शन, तो आज आईजीएसटी लग सकता है। यस। या फिर मैं आज बोलूं एक यूटी वाला दूसरी यूटी को देता हूं। अंडमान निकोबार वाले ने लक्षद्वीप वाले को कुछ सामान बेचा। जब अंडमान निकोबार वाला लक्षद्वीप वाले को कुछ सामान बेचेगा या सप्लाई करेगा, तो बताइए कौन सा टैक्स लेगा? अब अगर आपने बोल दिया भैया ये तो यूटीज हैं, तो एक सीजीएसटी ले लेगा और एक यूटी जीएसटी लेगा, तो फिर अगला सवाल, ये यूटी जीएसटी का पैसा किसको जाएगा? अंडमान निकोबार को कि लक्षद्वीप को? हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई? फिर सेम प्रॉब्लम, अगर आपने गलत कानून लगा दिया, गलत टैक्स ले लिया, तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक क्लियर होना चाहिए कौन से ट्रांजैक्शन पे कौन सा एक्ट लगता है। तो अगर एक यूटी वाले ने दूसरे यूटी वाले को बेचा तो उनपे सीजीएसटी और यूटी जीएसटी एक्ट नहीं लगेगा, उनपे सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी एक्ट लगेगा। तो यानी आज एक यूटी वाला दूसरे यूटी वाले को बेचे यूनियन टेरिटरी, तो आज आईजीएसटी एक्ट लगेगा। एक यूनियन टेरिटरी वाला दूसरे यूनियन टेरिटरी वाले को बेचे, या फिर मैं बोलूं स्टेट वाला यूनियन टेरिटरी वाले को बेचता हूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं किन किन केसेस में आईजीएसटी एक्ट लगेगा, एप्लीकेबिलिटी। एक स्टेट दूसरे स्टेट को बेचे, एक यूटी दूसरे यूटी को बेचे, या फिर एक स्टेट एक यूटी को कुछ बेचे, इनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा हो, तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ वाले ने चंडीगढ़ वाले को कुछ बेचा, तो कौन सा टैक्स लेगा? जब छत्तीसगढ़ वाला चंडीगढ़ वाले को बेच रहा है, तो छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी, तब उस पे वो अगर इंट्रा स्टेट मानते तो सीजी और यूटी जीएसटी लेना पड़ जाता। पर छत्तीसगढ़ वाला यूटी जीएसटी कैसे ले सकता है? वो उसमें थोड़ी रजिस्टर्ड है, क्योंकि पैसा गुड्स कंज्यूम तो यूटी में हो रहा है, तो वो क्या लेगा? वो आईजीएसटी लेगा। और चौथा, वो ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा हो? दो कंट्रियों के बीच में हो रहा हो, या तो दो स्टेट या दो यूटी, या एक स्टेट एक यूटी, या टू डिफरेंट कंट्रीज है। तो एक कंट्री वाला दूसरी कंट्री के साथ कुछ ट्रांजैक्शन कर, तो दो कंट्रियों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा। तो इन केसेस में आईजीएसटी एक्ट 2017 जो है वो एप्लीकेबल होता है। केवल यही 4 सिनेरियो है जहां पे आईजीएसटी एक्ट लगता है। अब सोचिए जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री सप्लाई हो रहा है, इसमें कौन सा केस हो सकता है? तो आज मानिए इंडिया से गुड्स किसी दूसरी कंट्री को जा रहा हो, लेट से अमेरिका जा रहा हूं, तो जब इंडिया से अमेरिका जा रहा है, दोनों सिनेरियो लेते हैं क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री सामान जाता भी है आता भी है। तो मान लो इंडिया ने अमेरिका को बेचा और इंडिया ने अमेरिका से खरीदा। अब ये दो ट्रांजेक्शन जब है, इंडिया ने अमेरिका को बेचा और अमेरिका से खरीदा, यानी एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया, पहले तो ये बताओ कौन से ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगेगा? तो हमने पहले ही देखा था, मैंने आपको बताया था कि 2 प्रिंसिपल होते थे इनडायरेक्ट टैक्स को लेके। कौन कौन से 2 प्रिंसिपल होते थे? ओरिजिन बेस्ड एंड डेस्टिनेशन बेस्ड। तो जब इंडिया वाला अमेरिका वाले को बेचेगा
तो उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, अमेरिका, तो क्या इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाएगा इंडिया वाला? मोस्टली नहीं। लेकिन जब इंडिया अमेरिका से खरीदेगा तो ये तो इंपोर्ट है, अब कंज्यूम इंडिया में हो रहा, जब कंज्यूम इंडिया में हो रहा तो अब टैक्स लगेगा। अब जब टैक्स लगेगा तो सवाल यह है, यानी इंपोर्ट पे टैक्स लग रहा है, एक्सपोर्ट पे नहीं लग रहा, अब कौन सा टैक्स लगेगा? अब इस पे जो टैक्स लगाऊं वो कौन सा टैक्स लगाऊं? तो मान लो मैं अमेरिका से सामान मंगा रहा हूं एंड आई एम अ डीलर फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो मैंने छत्तीसगढ़ वाले एक डीलर ने, दुकानदार ने अमेरिका से एक सामान मंगाया। जब अमेरिका से सामान मंगा रहा हूं तो अब टैक्स लेना पड़ेगा। अब सोचो टैक्स पहली बात देता कौन है? आमतौर पे जीएसटी गवर्नमेंट को कौन पे करता है, बायर की सेलर? मतलब गवर्नमेंट को जाके कौन पे करता है, किसकी जेब से निकल रहा नहीं पूछा, गवर्नमेंट को जाके कौन पे करता है? अक्सर सेलर ही पे करता है, जो दुकानदार है वही जाके गवर्नमेंट को पे करेगा। अब जब इंडिया वाला अमेरिका वाले से सामान मंगा रहा है, क्योंकि इंपोर्ट पे टैक्स लगाना है, अब सेलर कहां बैठा है? सेलर बैठा है अमेरिका में। अब उसको जीएसटी पे करने बोल दिए, अब उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो सोचो वो पे कैसे करेगा? सबसे पहले मुसीबत, अगर उसको जीएसटी पे करना है तो बिना रजिस्ट्रेशन को तो पे नहीं कर पाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कराना है, उसने छत्तीसगढ़ में सामान बेचा, किस स्टेट पे रजिस्ट्रेशन करा है? छत्तीसगढ़ स्टेट में। फिर वैसे ही मान लो कोई गुजरात वाला मंगाता है तो फिर वही डीलर है, वो गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन कराएगा। फिर तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में भी रजिस्ट्रेशन कराएगा। मतलब अमेरिका वाला जो हमें एक्सपोर्ट कर रहा है, हम उससे इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमने उससे टैक्स मांग लिया तो सोचिए उसकी मुसीबत। वो क्या बोलेगा? उसे सामान ही नहीं बेचना आपको, वो काहे को टैक्स पे करे, वो काहे कहां जाके रजिस्ट्रेशन कराएगा, सरदर्द पालेगा। हर स्टेट में, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, इतने सारे यूटीज है, वो कहां कहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा? फिर मंथली रिटर्न फाइल करो, मंथली पेमेंट करो, जीएसटी, ये सब झमेला वो थोड़ी पालेगा। तो अब इस मुसीबत से बचने के लिए मुसीबत पे एक और मुसीबत। अब वो मुसीबत आई कैसी कि इन ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी किसको पे करने बोला गया? जो रिसीवर है उसी को बोल दिया गया कि तुम खुद ही जीएसटी पे करो। रिसीवर मतलब बायर ऑफ गुड्स। तो आज जिसने इंपोर्ट किया, तो मैं छत्तीसगढ़ में बैठ के अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो इंपोर्टर को ही बोल दिया गया कि भैया आप ही को जीएसटी पे करना पड़ेगा, और ये जो जीएसटी पे करते हैं इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज, जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। अब ये जो जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज आया, आमतौर पे एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड नॉर्मल केसेस जो हम देते हैं, दुकानदार आपको कुछ बेच रहा है तो दुकानदार जाके आपसे टैक्स लेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि सेलर नहीं पे किया। लेकिन उल्टा जब बायर को ही टैक्स पे करने बोल दिया जाए तो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं रिवर्स चार्ज, आमतौर पे रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन दे आर लायबल टू पे टैक्स। तो इस केस में जो रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है यानी इंपोर्टर, ही इज सपोज टू पे जीएसटी, तो वो फॉरेनर को परेशानी नहीं दी जाएगी, उसको नहीं बोला जाएगा कि भैया तुम जीएसटी में लाओ, में रजिस्ट्रेशन कराओ। तो रजिस्ट्रेशन किसका होना चाहिए? इंपोर्टर का। वही रजिस्ट्रेशन कराएगा, वही जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। अब वो जो जीएसटी पे करेगा, अब वो कौन सा जीएसटी पे करेगा? बोलेगा देखो मैं तो छत्तीसगढ़ वाला हूं तो मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी दे देता हूं, क्योंकि कंज्यूम छत्तीसगढ़ में हो रहा। ना, आंसर इज नो, उसको ऐसा करने नहीं देंगे। पहले उसको बोलेंगे पहले तुम आईजीएसटी पे करो, फिर जो भी है हम वो आपस में देख लेंगे कि आधा पैसा सेंट्रल को जाएगा और आधा स्टेट, जिस स्टेट में कंज्यूम हुआ वो होगा। तो जब भी दो कंट्रियों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा उसे हमेशा आईजीएसटी ट्रांजैक्शन मान के आईजीएसटी वाला लॉ ही अप्लाई किया जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कानून जो है वो बनते हैं। तो हमें ये वेरी मच स्पेसिफिक एंड क्लियर होना चाहिए कि कौन से ट्रांजैक्शन पे कौन सा कानून लगता है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम सारा कैलकुलेशन तो सही कर लेंगे लेकिन आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां हमें लगाना था सीजीएसटी एसजीएसटी वहां हम लगा के आ जाएंगे आईजीएसटी, जहां लगाना था सीजीएसटी यूटीजीएसटी हम लगा के आ जाएंगे एसजीएसटी। ये सब गलतियां हमसे हो सकती है। वेरी मच क्लियर होना चाहिए। ट्रांजैक्शन दो हैं, इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा स्टेट में ट्रांजैक्शन बिटवीन सेम स्टेट्स एंड सेम यूटीज है तभी लगते हैं, और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जब टू डिफरेंट स्टेट्स टू डिफरेंट यूटीज या वन स्टेट वन यूटी या टू डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो तो उसे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी लगता, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है, अगर स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और यूटीज के बीच में ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन था। अब ये जो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एंड सेंट्रल एंड यूटी है, तो उसके लिए कुछ इंडिया को भी समझना जरूरी है कि आखिर स्टेट्स और यूटीज हैं क्या। कुछ एक बेसिक जानकारी तो मैंने आपको पहले दे ही दी, लेकिन उसी को अगर एक प्रॉपर मैकेनिज्म से समझे कि आज इंडिया में ये बाइफर्केशन किन तरीके से है, तो आज हमें पता है इंडिया में
स्टेट्स भी होते और जिसको हम बोलते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी भी होती है। वी हैव स्टेट्स, वी हैव यूटीज। अब हम सीधा आज की तारीख के हिसाब से बात कर रहे हैं व्हाट इज द करंट स्ट्रक्चर। तो जब स्टेट की बात करते हैं, कितने स्टेट है इंडिया में? यस, 29 की 28। तो 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 के बाद से वी हैव 28 स्टेट्स। तो ये बात हमें पता है, टोटल 28 स्टेट्स हैं। और यूटीज कितनी है? यूटीज कितनी है? पहले होती थी 7, फिर जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूटी बन गई, तो अब टोटल यूटी है 9। तो दिस इज द करेंट स्ट्रक्चर, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ये जो स्टेट्स हैं, इनकी खासियत क्या है? व्हाट इज द पिक्यूलरिटी ऑफ दिस स्टेट्स? तो आज स्टेट्स के बारे में हमें पता है कि जो भी स्टेट्स होता है हैव देयर ओन लॉ, यानी उनका खुद का लॉ होता है, लेजिस्लेशन होता है, लॉ बोलिए या लेजिस्लेशन बोलिए। उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है, तो हैव देयर ओन गवर्नमेंट होती है ना भैया। महाराष्ट्र की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, गुजरात की सरकार, तो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं अपने स्टेट में क्या काम करना, क्योंकि पावर्स स्टेट को दिए गए। तो यानी दे स्टैंड इंडिपेंडेंटली। इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो हर स्टेट इंडिपेंडेंट है, अपने स्टेट में क्या काम करना नहीं करना को लेके पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो ईच स्टेट स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली। और जब स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली, मतलब ये ज़्यादातर अपने कामों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते। अगर महाराष्ट्र को लगता है उसके स्टेट में कुछ काम करना है तो वो कर लेगा, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दैट मीन्स दे डज नॉट डिपेंड अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये अपने काम काजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहते। लेकिन वहीं अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी 2 प्रकार की होती है। इसको मैंने आपको पहले ग्लिम्स दिया था। यूनियन टेरिटरी 2 प्रकार की होती है, एक जिनका खुद का लेजिस्लेशन होता है और एक जिनका खुद का कुछ नहीं होता। तो उसमें हमने देखा था 3 ऐसी यूटी है जिनका खुद का लेजिस्लेशन है। तो उसमें हमने देखा था वी हैव दिल्ली, वी हैव पौंडीचेरी, और अभी लेटली जो ऐड हुआ दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 यूटीज हैं। और उसके अलावा वी हैव बाकी की यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी? तो अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लास्टली लद्दाख। ये 6 यूटीज है। अभी मैंने अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 3 यूटीज हैं इनको बिल्कुल किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? स्टेट की तरह ट्रीट किया जाता है। जब स्टेट की तरह ट्रीट करना है तो इसका मतलब क्या होता है? इनके भी हैव ओन लेजिस्लेशन, स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली। यही सारी कॉमन सी बातें हैं। तो यानी जीएसटी पर्पस के लिए, जीएसटी पर्पस के लिए ये 28 स्टेट्स और 3 यूटीज इफेक्टिवली, इसे हमें क्या मानना है? 28 स्टेट्स
एंड 3 यूटीज, मतलब ये जो 31 है तो दे आर ट्रीटेड एज स्टेट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ। यही बात किसी को पता ही नहीं थी, इसीलिए मैंने आपको बताया जब जीएसटी कानून आया तो दिल्ली वाला कंफ्यूज था। जब वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी ले कि वो सीजीएसटी यूटीजीएसटी ले, और उन्होंने क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी था तो यूटी जीएसटी लेना चालू कर दिया था। अब बताइए किस तरीके से वो यूटी जीएसटी ले सकता है, क्या उस पर यूटी जीएसटी एक्ट लगेगा? उसकी तो खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसने खुद ने दिल्ली स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स पास किया है। तो जब दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, हाउ इट कैन कलेक्ट यूटी जीएसटी एक्ट? उसका पैसा तो वो छोटे छोटे 5 गुल्लकों 6 गुल्लकों में जाएगा, तो इसलिए यूटी जीएसटी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो एसजीएसटी एक्ट ही लगेगा, तो वो दिल्ली जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो वी हैव 31 स्टेट्स फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ। लेकिन ये जो है कौन, ये बचे हुए 6 यूनियन टेरिटरी, इनकी क्या खासियत है कि आज ये अपने हर काम के लिए इनका खुद का अपना कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई लेजिस्लेशन नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, ये अपने हर काम के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होते हैं, डज नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? यानी प्रेसिडेंट, जैसे स्टेट्स में वी हैव गवर्नर्स चीफ मिनिस्टर्स टू लुक आफ्टर द स्टेट्स, तो वैसे ही प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इन जगह का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं। जिनको भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया उसकी जवाबदारी रहती है उस यूनियन टेरिटरी को चलाने की। करेक्ट? तो यानी इसमें अगर हम बात करें तो इसके पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? तो इसके पॉइंट्स हम बिल्कुल वही लिख सकते हैं अलग से, हैव नो लॉ, उसका खुद का कोई कानून नहीं है। नो गवर्नमेंट, कभी हम ऐसा नहीं सुनते कि लक्षद्वीप में किसकी गवर्नमेंट है। देन डिपेंड्स अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये यूनियन की टेरिटरी है तो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहती है। फिर प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं? अपॉइंट्स। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। जैसे स्टेट्स पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये समझिए ये वहां के चीफ मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटर, करके सवाल यही आ जाएगा, हु अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटर? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करते हैं इन यूटीज के। अब क्या हर यूटी का अपना अपना एडमिनिस्ट्रेटर अलग होगा, क्या एक चल सकता है? तो वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि उसे अलग अलग रखना कि एक रखना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर डिसीजन, बट इट्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करते हैं जो पूरा यूटी से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। करेक्ट? तो ये 6 यूटीज पे एक ही कानून लगेगा, दैट इज यूटी जीएसटी एक्ट 2017। करेक्ट? तो ये पूरा एक इंडिया का स्ट्रक्चर जो है वो हमने समझा कि किस पे कौन सा कानून लगता है। तो ये 31 स्टेट्स हैं, जब ये 31 लोग सिर्फ अपने यहाँ ही कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो इन पे कौन सा कानून लगेगा? इन पे लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन अगर ये 6 लोग जो है वो आपस में कोई ट्रांजैक्शन, अपने में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे विद इन द स्टेट, तो इन पे कौन सा टैक्स लगेगा? यूटीजीएसटी लगेगा। करेक्ट? तो जब सेम यूटीज में ट्रांजैक्शन होंगे तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमने समझा कि आज की अभी उसमें कि किस पे कौन सा कानून जो है वो लगता है, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। सो फाइनली इफ वी कंक्लूड इट अप, कुछ इफ वी ड्रॉ अप अ डिस्टिंक्शन between pre-GST era if we try to do a distinction between pre-GST era and post-GST era, तो किस तरीके से एक कंपैरिजन हो सकता है? फॉर इंस्टेंस, नंबर ऑफ एक्ट्स
प्री जीएसटी हमें पता है, अब ये सब सम अप कर रहे हैं हम जीएसटी को, जो भी हमने उसका बैकग्राउंड पढ़ा। प्री जीएसटी में हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने कानून थे, 8, और स्टेट गवर्नमेंट के 9 डिफरेंट लॉज, मतलब टोटल 17 लॉज थे, जो क्या हो गए, पोस्ट जीएसटी सबस्यूम्ड हो गए। तो वो जीएसटी में वी हैव 1 जीएसटी लॉ। अब इसके अंदर अब ये फिर वापस समझ जाइएगा कि वी हैव सीजीएसटी एक्ट, वी हैव एसजीएसटी एक्ट, वी हैव यूटीजीएसटी एक्ट वगैरह, क्योंकि हम देख चुके कि एक लगेगा तो दूसरा नहीं लगता। अगर आईजीएसटी लगेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लग सकता, एसजीएसटी लगेगा तो यूटीजीएसटी नहीं लग सकता। तो ये हम समझ चुके, ये तो किस ट्रांजेक्शन पे कौन सा टैक्स लगना है उसके लिए इतने अलग अलग जीएसटी के अंदर लॉज हैं, बट हर लॉ नहीं लगता। तो नंबर ऑफ एक्ट्स हमने देखा, प्री जीएसटी जो 17 कानून थे, पोस्ट जीएसटी अब सिर्फ एक ही जीएसटी लॉ है। फिर उसके बाद हर चीज का टैक्सेबल इवेंट जो है, पहले टैक्सेबल इवेंट अलग अलग होता था। टैक्सेबल इवेंट का क्या मतलब होता है, टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है कि कब वो टैक्स लगता था। जैसे फॉर इंस्टेंस आज टैक्सेबल इवेंट की बात करें तो आज जो पुराने में एक्साइज लॉ था उसका इवेंट क्या था, यानी एक्साइज लगता कब था, तो जब भी आप कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे तो यानी उसका टैक्सेबल इवेंट क्या था, मैन्युफैक्चर। यानी अगर मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया तो मुझ पे एक्साइज लॉ लगता। अगर मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर ही नहीं किया, मैं साबित कर दूं कि अगर मैंने मैन्युफैक्चर ही नहीं किया तो मुझ पे एक्साइज लॉ नहीं लग सकता था। तो इवेंट क्या था, मैन्युफैक्चरिंग। इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग देन एक्साइज लॉ इज एप्लीकेबल टू मी। वैसे ही सर्विस टैक्स की बात करें तो सर्विस टैक्स कब लगता था, प्री जीएसटी सर्विस टैक्स लगता था। तो वो सर्विस टैक्स किस ट्रांजेक्शन पे लगता था, जब भी आप कोई सर्विसेज रेंडर करें, यानी जब भी मैं कुछ प्रोविजन फॉर सर्विस दूं तब सर्विस टैक्स के प्रोविजन अप्लाई होते थे, एप्लीकेबल होते थे। तो अगर मैं कुछ सर्विस ही नहीं दे रहा हूं तो सर्विस टैक्स मुझ पे लगेगा ही नहीं। सिमिलरली वैट एक कानून होता था, जो फेमस कानून जो खत्म हुए हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनके लिए टैक्सेबल इवेंट क्या था। तो वैट एक कानून था, उसका टैक्सेबल इवेंट क्या था, उसका टैक्सेबल इवेंट था सेल। भैया जैसे ही आपने कोई गुड्स को सेल किया तो वैट के प्रोविजन अप्लाई हो जाते थे। वैसे ही एक और कानून था सीएसटी, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो उसके लिए भी सेल ही था टैक्सेबल इवेंट। तो यानी ये सब इनके इवेंट थे, ये काम करते थे तब ये रेस्पेक्टिव लॉ लगते थे। लेकिन जीएसटी ने, आप यूं समझिए, जीएसटी ने क्या किया, एक गन्ने की मशीन खरीदी। अब जब वो गन्ने की मशीन खरीदते हैं तो सोचिए गन्ने वाला क्या करता है, वो इधर से पूरे गन्ने डालेगा और वहां से क्या करेगा, एक गिलास जूस निकाल के आपको दे देगा। तो पहले इधर गन्ने की मशीन में इधर 17 अलग अलग कानून डाले गए, कुछ सेंट्रल के कानून डाले गए, कुछ स्टेट के कानून डाले गए, इधर एक्साइज लॉ डाला गया, इधर सर्विस टैक्स डाला गया, फिर वैट डाला गया हर स्टेट का, सीएसटी डाला गया, और उधर से क्या निकला, उधर से सिर्फ एक ग्लास जीएसटी निकला। फिर वैसे ही इवेंट्स अलग अलग डाले गए, क्योंकि अब जब वो कानून खत्म हो गए तो इनके इवेंट्स भी खत्म हो गए। तो उधर मैन्युफैक्चरिंग इवेंट को डाला, प्रोविजन फॉर सर्विस को डाला, सेल को डाला। तो जब उस गन्ने की मशीन में ये अलग अलग चीजें डाली तो इन सब चीजों से आया क्या, इन सब चीजों से फिर वही एक ग्लास जो भरी गन्ने के जूस की, वो क्या था, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या बना, जीएसटी का एक ही टैक्सेबल इवेंट है, वो है सप्लाई। यानी अगर मैंने कुछ सप्लाई किया तो जीएसटी लगेगा, अगर मैंने जो किया वो सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। वेरी सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैंने कोई भी चीज सप्लाई की तो जीएसटी लॉ विल बी एप्लीकेबल इफ दैट इज द टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी। अगर मैंने जो किया वो सप्लाई ही नहीं था तो जीएसटी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता था। अच्छा, जो टैक्सेबल इवेंट है तो उस टैक्सेबल इवेंट को जो पूरा करता है टैक्स भी तो उसी को देना पड़ता था। मतलब दूल्हा बन के कौन रहता था, आज पुराने कानूनों में दूल्हा किसको बुलाते थे हम, यानी टैक्सेबल पर्सन। दूल्हा कौन होता है, जो टैक्सेबल पर्सन होता है उसी को तो दूल्हा बोलते हैं कि भैया ये इसे टैक्स देना है। तो आज वो टैक्सेबल पर्सन कौन कौन है, तो एक्साइज में लॉ में किसको टैक्स देना पड़ता था, मैन्युफैक्चरर। दूल्हा कौन रहता था, मैन्युफैक्चरर। हाँ भैया मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं सामान बना रहा हूं तो मैं एक्साइज ड्यूटी दूंगा। तो यानी एक्साइज का दूल्हा कौन था, मैन्युफैक्चरर। सर्विस टैक्स का दूल्हा कौन था, तो सर्विस टैक्स का दूल्हा था
जो सर्विस देता है, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर। तो जो सर्विस देता था दैट इज सर्विस प्रोवाइडर, वो दूल्हा रहता था। वैसे ही वैट, वैट में दूल्हे को क्या बोलते थे? डीलर या ट्रेडर। तो वैट के दूल्हे का नाम डीलर या ट्रेडर होता था। वही चीज सीएसटी में भी होती थी, दैट इज डीलर और ट्रेडर। मतलब सोचिए क्या है, इनको इन नामों से बुलाया जाता था। तो आज मानिए मैं कोई सामान बना के बेच रहा हूं, तो जैसे ही मैं सामान बनाता था तो एक्साइज डिपार्टमेंट वाला आवाज लगाता था, ए मैन्युफैक्चरर इधर आ। तो मेरे को उधर देख के जाना पड़ता था। अब मान लो मैं सामान बनाते बनाते कई बार कुछ सर्विस भी देता हूं, वैसे गुड्स को पैक भी करता हूं, तो ये एक तरीके की सर्विस हो गई। तो मैं अब अगर सर्विसेज भी दे रहा हूं तो उधर सर्विस टेक डिपार्टमेंट बोलता था, ए सर्विस प्रोवाइडर तू है क्या, इधर आ। तो मेरे को उसकी बात सुननी पड़ती थी। फिर अब वो चीज बना के अपने पास तो रखूंगा नहीं, बेचता था। तो जैसे ही बेचता था तो वैट डिपार्टमेंट या सीएसटी डिपार्टमेंट बोलता था, तुम हो क्या भैया, डीलर या ट्रेडर, तो इधर आओ टैक्स पे करो। तो मतलब वही दूल्हे को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। व्यक्ति मैं ही हूं, लेकिन कोई मुझे मैन्युफैक्चरर बोलता था, कोई मुझे सर्विस प्रोवाइडर बोलता था, कोई मुझे डीलर बोलता था, कोई ट्रेडर बोलता था। तो एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम होते थे। कितना सारा कंफ्यूजन होता था। अब हर जगह से आवाज आ रही है, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, डीलर, इधर आओ, मैं कहां कहां देखता रहूंगा। तो अब जीएसटी आने के बाद देखिए चीजें कितनी आसान होती जा रही है आपके लिए। पोस्ट जीएसटी ये सब दूल्हों के अलग अलग नाम को खत्म कर दिया और एक ही नाम रखा। अब वो दूल्हे का नाम क्या रहेगा जीएसटी में? वो दूल्हे का नाम रहेगा टैक्सेबल पर्सन। यानी अब आप टैक्सेबल पर्सन है तो एक ही आवाज आएगी, टैक्सेबल पर्सन आप है क्या? आप बोलेंगे जी हाँ मैं हूं, तो आ जाओ। यानी इफेक्टिवली आपको क्या बोला जाता है? टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। तो आपका पहचान एक तरीके से टैक्सेबल पर्सन के तौर पे हो जाएगी। तो ये एक पहचान हो गई। फिर उसके बाद पोस्ट जीएसटी और प्री जीएसटी में लास्ट डिस्टिंक्शन है कि जो ट्रांजैक्शन है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते थे? तो प्री जीएसटी हम देखते थे 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन होते थे। कौन कौन से? एक होता था इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं महाराष्ट्र वाले ने महाराष्ट्र वाले को बेचा। तो महाराष्ट्र वाला जब महाराष्ट्र वाले को बेचा था तो वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। दूसरा होता था इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब समझिए महाराष्ट्र वाला तमिलनाडु वाले को बेचता था, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट बोलते थे। और तीसरा होता था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे। तो उसमें क्या होता था? एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांजैक्शन होता था। तो मतलब महाराष्ट्र वाले ने बीजिंग वाले को बेचा, लेट्स से चाइना, अब मंगाते नहीं, अब उनको बेचने की बात करते। तो महाराष्ट्र वाले ने बीजिंग वाले को बेचा, तो क्या हो गया? अब यहां पे कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। तो महाराष्ट्र जो कि इंडिया में है, उसने बीजिंग जो कि चाइना में है उसको बेचा। तो इंडिया चाइना इन्वॉल्व हो गई, 2 नेशंस इन्वॉल्व हो गए, तो इसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो प्री जीएसटी ये 3 अलग अलग नाम होते थे, 3 अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन थे। तो कौन सा टैक्स लगेगा ये डिपेंड करता था आपका कौन सा ट्रांजैक्शन। पोस्ट जीएसटी क्या किया? अब पोस्ट जीएसटी जो इंट्रा स्टेट था उसको तो इंट्रा स्टेट ही बोलते हैं पोस्ट जीएसटी भी। यानी पोस्ट जीएसटी भी महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र वाले को बेचेगा तो वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन रहेगा, और उससे जो टैक्स लेंगे वो सीजीएसटी और महाराष्ट्र का एसजीएसटी लेंगे। अंडमान वाला अंडमान वाले को बेचेगा तो वो सीजीएसटी और अंडमान का यूटीजीएसटी लेगा। लेकिन जो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो होते थे पहले, अब पोस्ट जीएसटी ये दोनों को ही इंटर स्टेट ही ट्रीट किया जाता है। मतलब उनका दर्जा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की तरह है। तो चाहे महाराष्ट्र वाला आप तमिलनाडु वाले को बेचे या महाराष्ट्र वाला बीजिंग वाले को बेचे या बीजिंग से मंगवाए, ऑल द ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन ओनली। तो पोस्ट जीएसटी 2 ही ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट और दूसरा होता है इंटर स्टेट। यस,
तो ये सभी प्री जीएसटी पोस्ट जीएसटी हमने सारी बातें सीखी, यानी इफेक्टिवली व्हाट वी हैव डन इज जो भी पूरा जीएसटी का बेसिक्स था, हमारा ये तीसरा लेक्चर आज खत्म होता है। उस 3 लेक्चर्स में हमने जीएसटी के पूरे बेसिक्स को अच्छी तरीके से समझ लिया। करेक्ट। थैंक यू।